जैसे ही फ़ील आलम शाह अशमाल का हाथ पकड़ते हुए उसे बिल्डिंग से बाहर निकाला, मरहन ने अशमाल और फ़ील आलम को दोनों को देखा जो मरहन को देखते ही वहीं पर रुक गए थे। फ़ील आलम के हाथ में अशमाल का हाथ था। मरहन के हाथ पर नज़र पड़ते ही अशमाल ने एक झटके से फ़ील आलम के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। अशमाल के यूँ हाथ छुड़ाने पर फ़ील आलम ने थोड़ी देर गर्दन मोड़कर अशमाल की तरफ देखा जो शौक खड़ी थी। फ़ील आलम ये देखते हुए मरहन की तरफ बढ़ा, कहा था ना कि आप क्लास लें, आपकी गर्दन वही आ जाएगी, अब आ गई हैं सँभालने से, और ये भी समझा दें कि बच्चों की तरह रोने से ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिलती। फ़हील आलम ये कहते हुए ऑफ़िस की तरफ चला गया। अम्मारा को इस बात की उम्मीद न थी कि फ़ील आलम अशमाल का हाथ भी पकड़ सकता है। वो इसी शौक में खड़ी थी, ऊपर से फ़ील आलम की बात को वो समझने से कासिर थी। ये सोचते हुए अम्मारा की नज़र ने फ़ील आलम का आखिर तक तयन किया, और जब वो ऑफ़िस ब्लॉक में चले गए तब अम्मारा ने मुँह मोड़कर अशमाल की तरफ देखा जो सुर्ख़ आँखें और चेहरे पे मासूमियत लेकर खड़ी थी। चलो यहाँ से, अम्मारा ने अशमाल के पास आते हुए कहा। अम्मारा इससे ज़्यादा अशमाल को और कुछ कह नहीं सकी। अशमाल भी खामोशी से अम्मारा के साथ चल पड़ी। वो जानती थी कि इसने जो देखा है इसका जवाब अम्मारा को चाहिए। लेकिन अशमाल अभी भी इसी कंडीशन में थी कि वो मारा को वज़ाहत दे सके। वो खुद शौकीन से फ़ील आलम का यूँ करीब आ जाना और उसका हाथ पकड़ना सब गैर हकीकी लग रहा था। अशमाल और महरा यूनिवर्सिटी से घर आ गई थी। अशमाल ने आते ही फ़ौरन अपने कमरे में चली गई थी। वो नहीं चाहती थी कोई इसको देखे, रोने से इसकी आँखें सुर्ख़ हो गई थी। महरा भी अपने कमरे में चली गई थी। अशमाल अपने कमरे में आकर बेड पे औंधे मुँह पे लेट गई थी। इसकी आँखों के सामने वो सब बार-बार आ रहा था जब फ़ील आलम ने इसका चेहरा पकड़ते हुए इसके आँसू अपने हाथ से साफ़ किए थे। अशमाल अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि महरा चेंज करके अशमाल के कमरे में आ गई। अशमाल वैसे ही औंधे मुँह लेटी हुई थी। महरा ने बेड पे बैठते हुए अशमाल को पुकारा, जिस पे अशमाल ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अशमाल, क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? क्या तुम मुझे नहीं बताओगी? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, कज़न और बहन भी हूँ। इतने सारे रिश्ते हैं हमारे एक साथ, तो मुझे बताओ मुझे। मरहा की बात पे अशमाल जो आँखें बंद करके लेटी थी, इसने अपनी आँखें खोली और उठकर बैठ गई। हाथ इसकी गोद में लिया और चेहरा झुका हुआ था। अशमाल, बता भी तो। मरहा बेचैन थी कि अशमाल कुछ तो बताए, लेकिन अशमाल कुछ बोल नहीं पा रही थी। 1 मिनट अशमाल, कहीं तुम तरफ़ेल को पसंद तो नहीं करने लग गई? मरहा ने अशमाल की हालत और फ़ील आलम के रवैये से सारे रास्ते जो अंदाज़ा लगाया था, उसने अशमाल से पूछ ही लिया। मरहा के ये कहने की देर थी, अशमाल की आँखों से आँसू निकलकर इसके हाथ पे गिरे और उसने मसबत में सर हिलाया। मरहा समझ गई थी कि मामला यही है। अशमाल, तुम फिर रो रही हो, मेरी तरफ देखो। मरहा ने अशमाल का चेहरा ऊपर करते हुए कहा। अशमाल की आँखें सुर्ख़ बढ़ गई थी। अशमाल, ये तुम क्या कह रही हो? तुम सब जानती हो, फिर भी तुम सरफ़ेल के लिए ऐसी फीलिंग कैसे रख सकती हो? पूरी यूनिवर्सिटी में इस बात की गवाह है कि 10 में से 8 लड़कियाँ सरफ़ील की पर्सनैलिटी से मुतासिर होती हैं और उनके ख्वाब देखने में शुरू हो जाती हैं। तुम कोई पहली नहीं हो और ना ही तुम आखिरी हो। तुम्हारे बाद भी बहुत सी लड़कियाँ शायद ऐसे ही घुटनों में सर देकर रो रही होंगी। खुद को सँभालो अशमाल, हमारा ये ख्वाब नहीं था, हमने डॉक्टर बनना है, ये हम दोनों ने बचपन से देखा था। मरहा, आज तुम हकीकी मायने में अशमाल की बड़ी बहन लग रही हो। 4 माह का फ़र्क अब 4 साल का लग रहा था। मरहा की बात मुकम्मल होते ही अशमाल ने मरहा की तरफ देखा और अपने आँसू को हलक में उतारा। मरहा, मैं नहीं जानती कि पहले कौन थी, लेकिन अब मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि अब सिर्फ़ मैं हूँ और आखिर भी मैं ही होंगी। मैंने सरफ़ील की आँखों में देखा है, इनकी आँखों में बहुत कुछ कहती हैं मुझसे, और एक बार की बात नहीं है, हर बार। अशमाल ने अपनी फीलिंग्स ज़ाहरा को बताते हुए कहा। अशमाल, मेरी जान, ये तुम समझती हो वो नहीं और सिर्फ़ है। ऐसे में इनका देखना, इनका पढ़ना, इनका बोलना, इनका चलना, इनकी ड्रेसिंग, हर चीज़ लड़कियों के लिए एक आइडियल है। तुम किसकी बात करोगी? और वो जो खुद अपने काम से काम रखते हैं, इनको तो खबर भी नहीं होगी कौन-सी इनकी स्टूडेंट आज रात इनके ख्वाब देखकर सो रही हैं। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मरहा ने अशमाल का चेहरा प्यार से पकड़ते हुए कहा। मरहा, तुम सरफ़ील के बारे में बहुत कुछ पता चला, लेकिन क्या तुमने आज तक ये सुना है कि वो अपनी किसी स्टूडेंट को ऐसे हाथ पकड़ कर ले आए हों? कभी किसी स्टूडेंट की चोट लगने से इसकी ड्रेसिंग की हो, किसी को ढूँढ कर लाए हो? बताओ मरहा, तुम नहीं सुना ना तुमने, तो वो मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? कभी तुमने महसूस किया? अशमाल की बात सुनकर मरहा कुछ देर सोच में पड़ गई। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मरहा ये सब गलत है। वो सज्जन है और तुम एक स्टूडेंट हो बस। मरहा अशमाल की बात सुनने के बाद ये तो समझ गई थी कि फ़िलहाल में जो कुछ अशमाल के साथ किया है, वो आज तक किसी स्टूडेंट के साथ नहीं किया। मरहा, किसी को पसंद करने के लिए थोड़ी देखा जाता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। किसी का दिल पे थोड़ी इख्तियार है। होगी मुझे सरफ़ील से मोहब्बत, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे नहीं, अपने दिल पे कंट्रोल, वो मुझे अच्छे लगते हैं। अशमाल ने बात करते हुए मरहा का हाथ मज़बूती से पकड़ा। मरहा अब अशमाल की आँखों में देख रही थी, जो इस वक़्त ये सुनने के लिए बेताब थी कि मरहा भी कहते हैं, तुम ठीक कह रही हो। अभी मरहा कुछ कहने वाली थी कि दरवाज़े पे दस्तक हुई। अशमाल, सो रही हो क्या? राबिया बेगम की आवाज़ पे अशमाल और मरहा ने एक-दूसरे की तरफ देखा। इतने में अशमाल बेड से जल्दी से उठी और वॉशरूम में चली गई। वो नहीं चाहती थी कि इसकी सुर्ख़ आँखें इसकी
ताई जी देखे और घर में हंगामा खड़ा हो जाए। नहीं अम्मी जाग रही है। मरहन ने आगे से जवाब देते इकरार राबिया बेगम अंदर आ गई। अशमाल कहाँ है? राबिया बेगम ने अंदर आते ही कहा, अम्मी वो वॉशरूम में, मुझे बता दे। मरहन उठकर अपनी माँ के सामने आ गई। वो तुम्हारे बाबा जान की कज़न है, सुरैया आंटी, इनके बड़े बेटे की शादी है। सुबह आए थे इनविटेशन देने, तो मैंने सोचा तुम दोनों को बता दूँ। यूनिवर्सिटी में बात कर लो, 3 दिन तक नहीं जा सकोगी। राबिया बेगम कमरे में रखे पानी के खाली जग को उठाते हुए कहा। राबिया बेगम की आदत ऐसी थी कि वो खड़े खड़े जहाँ कोई फालतू चीज़ पड़ी होती देखती उठाकर या तो फेंक देती या किचन में रख देती। लेकिन अम्मी हमारी क्लासेस हैं, हम कैसे यूनिवर्सिटी से छुट्टी लें? पढ़ाई का हर्ज होगा। राबिया बेगम के कहने पर अशमात जो वॉशरूम में थी, इसने थोड़ा-सा दरवाज़ा खोलकर मरहा को मना करने का कहा। मरहम तुम्हें क्या हो म मरहा तुम्हें क्या हो गया? क्या अब तुम लोगों को रोज़ाना इस्लामाबाद से कश्मीर कौन लेकर जाएगा? 3 दिन की तो बात है, छुट्टी ले लो। और हाँ, अगर कोई कपड़े वगैरह लेने हैं तो बता देना, शाम को चले जाएँगे। राबिया बेगम ये कहते हुए कमरे से बाहर आ गई। मरहा तुमने मना क्यों नहीं किया? अशमाल ने वॉशरूम से बाहर आते हुए मरहा को कहा। तुम खुद सुन रही थी तो अम्मी के किसी भी सूरत नहीं मानेगी। अब बस करो, जाकर अपनी आँखों में ड्रॉप डालो। अब बच गई हो, लेकिन कोई और आ गया तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं जाकर अपने कपड़ों को देख लूँ कौन से पहनने हैं। मरहा अशमाल की बात को इग्नोर करते हुए कमरे से निकल गई। अशमाल मरहा के मुँह को देखते रह गई कि वो उसकी बात का जवाब देकर चली गई थी। रात के खाने की टेबल पे सब मौजूद थे। अशमाल खाना खाते हुए टेबल के नीचे से मरहा को बार-बार पाँव मार रही थी कि वो अपनी अम्मी से बात कर ले। लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि मरहा मैदान जंग में कूद जाती, जिनके 3 सिपह-सलार मौजूद हो इस वक़्त। मरहा ने अशमाल को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, अपना फ़ोकस खाने पर रखा। मैंने बता दिया इन तीनों को यूनिवर्सिटी में कल जाकर बता आएँ। राबिया बेगम ने चावलों की डिश राना शमसुद्दीन के आगे करते हुए कहा। शाम को हम लोगों ने निकलना है, तो इन बच्चों से तैयारी भी करनी होगी। तो हसन तुम ऐसा करना कि कॉलेज जाते यूनिवर्सिटी में बता आना। राना शमसुद्दीन ने चावल प्लेट में डालते हुए हसन की तरफ देखा, जिसने मुस्बत में सर हिलाया। यूनिवर्सिटी से छुट्टी करना कोई बड़ा मसला नहीं था, लेकिन इस दिन के बाद सब जब फ़िलहाल ने घर का कॉल करवाई थी, तब से घर में ही फाइनल हुआ था कि यूनिवर्सिटी में छुट्टी बगैर बताए नहीं करनी है। और बार-बार घर वालों को यूनिवर्सिटी से कॉल आए तो स्टूडेंट का इमेज खराब हो जाता है। बस इस दिन से अशमाल और मरहा पर ये रूल्स लागू हो गए थे। राना शम्स की बात सुनकर मरहा और अशमाल ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या मतलब हम सुबह यूनिवर्सिटी नहीं जाएँगे? अशमाल ने खाना रोकते हुए कहा। अशमाल तुम्हारे ताऊजी ने कह दिया तो ठीक है ना? फरहत बेगम ने अशमाल की आँखों को देखते हुए लफ्ज़ों को दबाते हुए कहा। फरहत बेगम की बात पर हसन ने खाना खाते हुए अशमाल की तरफ देखा, जो माँ की बात सुनकर अब खामोशी से खाना खा रही थी। यूनिवर्सिटी में कोई ज़रूरी लेक्चर है क्या अशमाल? हसन की यूँ अचानक बोलने पर अशमाल ने चौंक कर हसन की तरफ देखा। नहीं, नहीं, अशमाल का निवाला जैसे हलक में गले में अटक गया हो। तो कोई बात नहीं, फिर ये स्टूडेंट छुट्टियाँ करते हैं तो तुम लोग 2 छुट्टियाँ कर लोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। मैं प्रिंसिपल से बात कर लूँगा, तुम लोगों को पिछले लेक्चर की सीडी दे दें। हसन बात करते हुए अशमाल के चेहरे के तासुरात नोट कर रहा था, जैसे मरहा ने नोट कर लिया था। ये देखते ही मरहा ने अशमाल को गोली मारी। हाँ, हसन भाई ठीक है, ये तो बहुत अच्छा होगा, हम कल शॉपिंग के लिए भी निकल जाएँगे। क्यों मरहा? अशमाल ने फ़ौरन नॉर्मल होते हुए कहा। हाँ, ठीक है, अम्मी मैंने एक सूट भी लेना है तो अशमाल कल मार्केट चलेंगे, क्यों ठीक है ना? मरहा ने अशमाल की तरफ देखा। अशमाल ने मरहा को हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए फ़ौरन बात को कवर कर लेता है। ये लड़की अभी ना फरहत बेगम ने भी मुस्कुराहट दी और सब खाने में मसरूफ़ हो गए। अशमान तुम पागल हो जो इस तरह सबके सामने बैठी बोल रही थी? हसन भाई को नहीं देखा क्या कि उनको तुम पर शक हो रहा था? अमारा ने कमरे में आते ही अशमान को कहा जो अलमारी में कपड़े देख रही थी। हाँ ना, जब तुम मेरी बातों को इग्नोर कर दोगी तो मैंने खुद ही करना है ना जो भी करना है। अशमान मुँह में अलमारी में था, वो मरहत से बातें कर रही थी। अशमान ये बात नहीं, दरअसल मैं सोच रही थी कि तुम अपना दिल दे बैठी हो सरफील को, तो क्या वो भी तुम्हें अपना दिल देने का इरादा रखते हैं कि नहीं? मरहा की बात पर अशमान जो मुसलसल कपड़े में घुसी थी, उसने फ़ौरन अलमारी बंद की और मरहा की तरफ देखा। सच में अशमान की आँखें चमक उठी। हाँ, सच में पहले हम शादी से हो आए, फिर इस बारे में सोचते ही ये ना हो कि तुम डॉक्टर साहब के ख्वाब देखती जाओ और डॉक्टर साहब किसी और के ख्वाब देख रहे हो। मरहा ने बेड पे बैठते हुए अशमाल की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इनके ख्वाबों में कोई नहीं आ सकता सिवाय मेरे। अशमाल की बात तो मरहा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फिलहाल हम आज घर जल्दी आ गया था। इसने आते ही अपनी गाड़ी की चाबी टेबल पर रखी। घर में हमेशा की तरह खामोशी थी। फिलहाल हम चलते हुए जाकर सोफ़े पे बैठ गए। अपने दोनों हाथों को चेहरे पे रखते गर्दन की पिछली सीट पर लेकर जाते हुए फिलहाल हमने अपने दोनों हाथों से अपने कंधों पर दबाया, साथ ही गहरी साँस ली। कल वो भी कल वो बीजान पे जो बोल पड़ा था, आज इसे अपनी इस बात पर अफ़सोस हो रहा था। एक बीजान ही थी जो इसके पास जो अब तक इसका साथ दे रही थी। यही सोचते फ़िल आलम सोफ़े से उठा और किचन की तरफ आ गया। बीजान किचन में रात के खाने का इंतज़ाम कर रही थी। फ़िल आलम किचन के दरवाजे के पास टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे खड़ा बीजान को देख रहा था। क्या आज आप मेरी पसंद का खाना बनाएँगी? फ़िल आलम की आवाज़ पे बीजान ने जो सब्ज़ियाँ काटने में मसरूफ़ थी, एकदम मुड़कर फ़िल आलम की तरफ देखा। फ़िल बेटा तुम कब आए? मैं अपने मामूल से हटकर आज फ़िल आलम घर पर था, जिसे देखकर बीजान भी हैरान थी। बीजान की बात पर फ़िल
आलम किचन के दरवाजे से आते हुए अंदर आया। यहाँ आइए मेरे पास। फ़िर आलम ने आगे बढ़कर बीजान का हाथ पकड़ते हुए इसे किचन में रखी चेयर पर बैठने का कहा, खुद भी दूसरी चेयर पे बैठ गया। फ़िर आलम के लिए बहुत मुश्किल था कि वो अपनी कल की हरकत पर बीजान से मुआज़रत कर सके। फ़िर आलम ने आज तक किसी से मुआज़रत नहीं की थी और ना ही इसकी कभी नौबत आई थी। बीजान ने फ़िर आलम के चेहरे को देखते हुए अंदाज़ा लगा लेता कि वो कल की बात पर शर्मिंदा है। बीजान ने फ़िर आलम को एक माँ की तरह पाला था। फ़ील बेटा, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं जानती हूँ कल तुम गुस्से में थे और इसमें तुम्हारा कसूर नहीं। मैं वो चीज़ें वहाँ से हटाना भूल गई थी और वो सब तुम्हारे लिए कितनी तकलीफ़ दे था, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बीजान ने मुस्कुराते हुए फ़ील आलम की तरफ देखा, जो आँखों में अपनी बीजान के लिए मज़ीद एहतराम और इज़्ज़त लिए देख रहा था। एक आप ही हैं मेरे पास, अगर कभी मैं कुछ कह दूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे आपसे कोई गिला है। यहाँ आपकी परवाह नहीं है। फ़िल आलम ने बीजान का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे पता है फ़िल बेटा, तुम क्यों इस बात से परेशान हो रहे हो और तो फिर आज आप मेरी पसंद का खाना बना रही हैं ना। फ़िल आलम ने बीजान की तरफ देखा, जिसने पहली बार अपनी पसंद के खाने की फ़रमाइश की थी, जिसको सुनकर बीजान की आँखों में नमी आ गई थी। इतने साल गुज़रने के बाद फ़िल आलम अपने लिए पसंद-नापसंद को भूल गया था। क्यों नहीं बेटा, मैं आज सारा खाना तुम्हारी पसंद का ही बनाऊँगी, जो बचपन से वे शौक से खाते थे। बीजान ये कहकर उठने वाली थी कि ऊपर से अरहम आ गया। वाह जी वाह! बीजान एक बेटे को सामने बिठाकर दूसरे को भूल गई। अरहम ये कहते हुए किचन के अंदर आ गया। अरहम की बात पे बीजान मुस्कुराते हुए कुर्सी से उठ गई। तुम दोनों ही तो इस घर की रौनक हो। बीजान ने कहा और खाना बनाने की तरफ चली गईं। फिर चल रहे हो क्या मेरे साथ? अरहम ने टेबल के साथ टेक लगाते हुए टेबल पर बड़े फूट से सेब उठाते हुए कहा। कहाँ? फिलहाल में हैरत से अरहम की तरफ देखा, कश्मीर, और कहा, मैं तुम्हें अपने न्यू बिज़नेस पार्टनर से भी मिलवा दूँगा और थोड़ी बहुत सैर भी कर लेंगे। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है और तुम्हारी इन फिज़ूल पार्टी के लिए। फ़िल आलम ने टाँग पर टाँग रखते हुए आरम की तरफ देखा। यार फ़िल, कभी घूम फिर भी लिया करो, हर वक़्त यूनिवर्सिटी और अस्पताल, काम और काम। ये कोई पार्टी नहीं है, मेरा बिज़नेस टूर है। तुम्हें तो पता है लेडीज़ कश्मीरी काम कितनी अहमियत से बाहर के ममालिक में शॉल्स, सूट वग़ैरह, बस जो ऑर्डर दिया था वही देखने जाना है, साथ प्यारी-प्यारी खूबसूरत जगहों को भी देख लेंगे। अरहम ने फ़ील आलम को आँख मारते हुए कहा। फ़ील आलम को पता था कि अरहम किन खूबसूरत जगहों की बात कर रहा था। मुझे इन कामों से दूर रखो। फ़िल आलम ने साफ इनकार कर दिया था। फ़िल, तुमने इनकार करके बीजान को भी दुखी कर दिया। बीजान कह रही थी कि फ़िल मेरे लिए वहाँ से कश्मीरी शॉल लेकर आएगा और तुम इनकार कर रहे हो। अरम के कहने में फ़िल आलम ने बीजान की तरफ देखा, जो अरम की बात पर मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। फ़िल, चल ना यार, एक दिन की तो बात है। वैसे भी आजकल अस्पताल तो इमरजेंसी में जाता है और यूनिवर्सिटी में वैसे भी परसों तेरा लेक्चर नहीं है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लेकर तुमसे बात की है। अरम ने फ़िल आलम को ऐसा जवाब दिया कि वो अब इसके पास इनकार का कोई वजह नहीं थी। अच्छा, मैं देखता हूँ। फिर आलम ने अरम को जवाब दिया, गुड, चलो अब हम ज़रा खाना देख लें। बीजान आज अपने बेटे की पसंद का क्या बना रही है? अरम ये कहते हुए बीजान की तरफ चला गया और स्लिप पर पड़ी चीज़ों में से उठाकर खा रहा था और बीजान अरम के हाथों को चीज़ों को छेड़ने से रोक रही थी, जिससे अरम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर आलम इन दोनों को देख रहा था, उसके कानों में इस्माइल के वो अल्फाज गूंज रहे थे, अपनों के लिए परेशान हुआ जाता है लेकिन आपको सिर्फ हर्ट करना आता है। आज फिर आलम को एहसास हो गया था इसके रवैये से इस घर में कितनी खामोशी रहती थी। अशमान के इन अल्फाज़ों को याद करते हुए फ़िलहाल अरम और बीवी जान को देखा था कि एक-दूसरे से प्यार और हँसी-मज़ाक से बात कर रहे थे। यूनिवर्सिटी का टाइम शुरू हो गया था। सब अपनी-अपनी क्लासेस ले रहे थे। फ़ील आलम की क्लास का भी टाइम हो गया था। फ़ील आलम क्लास में आते ही इसने मामूल के मुताबिक क्लास में सभी स्टूडेंट को सलाम किया, सब पर एक नज़र डाली। फ़ील आलम की नज़र जिसको तलाश कर थी, वो आज क्लास में नहीं थी। सारे स्टूडेंट को देखने के बाद फ़ील आलम को जब अशमार उसकी कदर भरा नज़र नहीं आया, तो उसने कुछ सोचते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट किया। लेक्चर ख़त्म होते ही फ़ील आलम अपने ऑफ़िस में गया और अपने ऑफ़िस में बैठे ये सोच रहा था कि अशमार के साथ कुछ हुआ तो नहीं, इसकी कज़न ने घर जाकर ना बता दिया वग़ैरह-वग़ैरह। यही सोचते हुए फ़ील आलम अपने ऑफ़िस से निकला और पर्सनल के ऑफ़िस की तरफ चला गया। प्रिंसिपल के ऑफ़िस की तरफ चला गया। फ़िल साहब आए, प्रिंसिपल ने फ़िल आलम को आते देखा तो कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा किया। नहीं, मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं बस ये पूछने आया था कि मेरी क्लास की 2 स्टूडेंट आज नहीं आई, इनकी कोई रिपोर्ट होगी, मतलब कोई इन्फॉर्म किया किया हो? फ़िल आलम ने उलझे लहजे में पूछा। नहीं फ़िल साहब, मुझ तक तो ऐसा कोई पैगाम नहीं आया, वैसे भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑफ कर लेते हैं। प्रिंसिपल ने बात को नॉर्मल लेते लेते हुए जवाब दिया। ठीक है, थैंक्स। फ़िल आलम ये कहते हुए जैसे ऑफ़िस से बाहर आया, साथ ही हसन प्रिंसिपल के ऑफ़िस के अंदर चला गया था। हसन ने अजमाल और महरा के बारे में प्रिंसिपल को बताया, फिर अपने कॉलेज की तरफ निकल गया। फ़िल आलम भी अब अस्पताल की तरफ चला गया था। अगले दिन भी फ़िल आलम को अपनी क्लास में अजमाल और महरा नज़र नहीं आई थी। अब फ़िल आलम की परेशानी बढ़ती जा रही थी। अजमाल को आज दूसरा दिन था और वो दोनों यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। प्रिंसिपल को कहकर अजमाल के घर क कॉल करवाना फ़िल आलम को कुछ मुनासिब नहीं लगा था। पहले भी वो ऐसा करके इसका नतीजा देख चुका था।
रात हो गई थी लेकिन फ़िल आलम की परेशानी इस्माइल के लिए वैसी की वैसी थी। अरहम सामान पैक कर चुका था। फ़िल आलम अपने कमरे में मोबाइल हाथ में पकड़े जिस पे इस्माइल का नंबर था, इसे कॉल करने का सोच रहा था लेकिन कॉल का बटन प्रेस करते हुए अपना हाथ मोबाइल स्क्रीन से हटा लेता। फ़िल आलम इसी कशमकश में था कि अरहम अंदर आ गया। हो गए तैयार किया चले अरहम की बात पर फ़िल आलम चौंक गया, कहाँ जाना है? फ़िल आलम ये भूल गया था कि इसने अरहम को वादा कर लिया था कि उसके साथ कश्मीर जाएगा। फ़िल खैरियत है? तुम बोलना कब से शुरू हो गए? हमें आज आज बल्कि इसी वक़्त कश्मीर के लिए निकलना था और मैं तैयार खड़ा हूँ, बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जना आपको याद ही नहीं है, अरहम ने शिकायत करने के अंदाज़ से कहा। हाँ, अच्छा बस माइंड से निकल गया था, मैं पैकिंग कर लेता हूँ, मुझे कुछ वक़्त दो। फ़िलहाल ये कहते हुए अलमारी की तरफ बढ़ा। नहीं, नहीं पैकिंग की ज़रूरत नहीं, मुझे पता था तुम एक बिज़ी बंदे हो, तो मैंने पहले से तुम्हारा सामान अपने सामान के साथ रख लिया है। वैसे भी 1 दिन के लिए जा रहे हो, तुम आ जाओ बाहर, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अरहम ये कहते हुए बाहर चला गया। फ़िलहाल हमने अपने पाँव मोबाइल की तरफ देखा और फिर इसे बंद करते हुए अपनी पॉकेट डालते हुए कमरे का एक जायज़ा लिया और फिर बाहर आ गया। राना शमसुद्दीन की पूरी फैमिली कश्मीर पहुँच चुकी थी। आज मेहंदी की रस्म अदा होनी थी, सब बहुत खुश थे। मरहा और अशमान ने हमेशा की तरह एक जैसा सूट पहना था, जामुनी रंग का चूड़ीदार पजामा और ऊपर लॉन्ग शर्ट, गोल्डन दुपट्टे के साथ दोनों ही सबसे अलग-अलग लग रही थी। माशाल्लाह आपकी दोनों बेटियाँ बहुत ही प्यारी, शादी कब करनी है आपने? इन दोनों की फ़रहत बेगम और राबिया बेगम के पास बैठी राना शम्स की दूसरी कज़न ने कहा, "अभी तो ये दोनों मेडिकल कर रही हैं।" राबिया बेगम ने मुस्तसर जवाब दिया, जिस पर राना शमसुद्दीन के कज़न ने आँखों में हसरत लिए इन दोनों की तरफ देखा जो अपनी बाकी कज़न के साथ ढोलकी बजाने में मसरूफ़ थी। राना शमसुद्दीन की दूसरी कज़न फ़रीदा बेगम ने शुरू से अपने दोनों बेटे के लिए मरहा और अशमाल पर नज़र रखी हुई थी, लेकिन अब राबिया बेगम का जवाब सुनकर इसे एक बार फिर मायूसी हुई थी। अशमाल हाथ में ड्रिंक का गिलास पकड़े मरहा के बाजू में बाजू डाले पूरे गार्डन में घूम रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सामने से आते शर्जील ने कहा, ये कहाँ से आ गया? मरहा ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा, जी शर्जील भाई, हम बिल्कुल फिटफाट हैं, आप बताएं कैसे हैं? अशमाल ने भाई के लफ्ज़ पे जोर देते हुए कहा, मैं आप दोनों का भाई नहीं हूँ कि तुम्हारा भाई राफे जो वो देखो कैसे रसगुल्ले खा रहा है। शर्जील ने राफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो क्या आप मेरे भाई के खाने को नोट कर रहे, इतने कमज़र्फ़ हैं आप? शर्जील की बात सुनकर अशमाल गुस्से में आ गया। अशमाल अपने भाई राफ़े के बारे में एक लफ़्ज़ नहीं सुन सकती थी, चाहे इसके सामने कोई भी हो। इसमें ज़र्फ़ वाली कोई बात नहीं, हमने यहाँ खाना रखा ही इसलिए है, मैं तो मज़ाक में कह रहा था। वैसे आप गुस्से में भी कमाल की लगती हैं। अशमाल को मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था। इससे पहले अशमाल कुछ कहती हसन ऊपर से आ गया, जिसने मारा और अशमाल के साथ शर्जील को खड़ा देख लिया था। "शर्जील यार तुम यहाँ खड़े हो, चलो अंकल बुला रहे हैं तुम्हें।" हसन ने ये कहते हुए अशमाल की तरफ देखा, जिसकी आँखें गुस्से से लाल हो रही थी और वो अपने दाँतों को पीस रही थी। "ओके, ओके आता हूँ।" शर्जील ने ये कहते हुए अशमाल और मरहा की तरफ देखा और मुस्कुराहट देते हुए हसन के साथ चला गया। दिल तो करता है इस बंदे का मुँह तोड़ दूँ, जब देखो फ़ुज़ूल में मुँह उठाकर आ जाता है, इसलिए मैं नहीं आती बाबा जान की कज़न की शादियों में। अशमान ने गुस्से से कहा, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, सारा मूड ही ख़राब कर दिया। मरहा अब मुँह लटकाए खड़ी थी। शर्जील के जाने के बाद मरहा उस्मान राफ़ी के पास गई, जो अभी भी टेबल के पास खड़ी कुर्सी पे बैठा रसगुल्ले खा रहा था। मोटू बस कर दे खाना। मरहा ने राफ़ा के मोटे-मोटे गालों को जिस पर सुर्ख़ी फैल रही थी, अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, "मरहा अभी बस ये खा लूँ।" राफ़ी ने हाथ में पकड़े 2 रसगुल्ले को देखते हुए कहा, "राफ़ी रख दो इसे और चलो हमारे साथ।" उस्मान ने राफ़ी को कहकर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ गार्डन की बाएँ जानिब ले गए, जो घर की सड़क से थोड़ा दूर था। कश्मीर में बने हुए घरों के एरिया में अक्सर छोटी सड़कें बनी होती थी, जो घर से बाहर की तरफ गली गली का नक्शा देती थी, जहाँ पर ट्रैफ़िक कम और लोगों का आना-जाना ज़्यादा होता था। ये छोटी सड़कें या गलियाँ आगे जाकर बड़ी सड़कों से जा मिलती थीं। अक्सर लोग शाम को अपने घरों से बाहर निकलकर वहाँ बने बेंच पर बैठे होते थे। सुरैया बेगम का घर भी कुछ इसी तरह का था। उसके घर के बाहर एक बड़ा गार्डन था, जिसमें वो लोग अक्सर अपने गाँव के तकरीबात रखते थे। घर के गार्डन का दरवाज़ा छोटा रखा गया था, जिस पर लाइटिंग की हुई थी। गार्डन की दाएँ जानिब मेहमानों के बैठने की जगह थी और दरमियान में खाने का इंतज़ाम किया हुआ था। बाएँ जानिब एक छोटा-सा लॉन था जिसमें एक झूला पड़ा हुआ था जिसको मेहंदी के फंक्शन के मुनासबत से गेंदे और गुलाब के फूल से सजाया हुआ था। अशमाल मरा के साथ राफ़े को लेकर वहाँ झूले में बैठ गए जो आहिस्ता-आहिस्ता झूल रहा था। कितनी प्यारी शामें होती हैं ना कश्मीर की, वो भी सितंबर के मौसम में ठंडी हवाएँ, साथ सर्दी के आने की आमद और पुरसुकून माहौल में। अशमाल ने गहरा साँस लेते हुए अपनी आँखें बंद की। मरहब भी आसमान की तरफ देख रही थी जिस पे कहीं-कहीं सितारे निकले हुए थे। राफ़ी अपने हाथ में रसगुल्ले को पकड़े इन दोनों को की बातों से बेखबर इसके मज़े लेकर खा रहा था। मरहम ने जैसे आसमान की तरफ देखते हुए सामने देखा तो सामने से शर्जील आ रहा था, ब्लैक कलर की शलवार कमीज़ पहने, ऊपर गोल्डन कलर की वास्क पहने वो मरहम अशमाल की तरफ आ रहा था। अशमाल वो फिर आ गया। मरहम ने अशमाल को कोनी मारते हुए शर्जील की तरफ इशारा किया। अल्लाह अल्लाह, ये तो जान ही नहीं छोड़ रहा, चलो चलें यहाँ से। अशमाल ये कहते हुए उठ गई और साथ ही मरहा और राफ़े भी। शर्जील ने इन दोनों को उठते देख लिया था। इससे पहले वो तीनों लॉन से बाहर थे। शर्जील ने जाते हुए अशमाल का बाजू पकड़ लिया।
मुझसे क्यों भागती हो अशमाल? शर्जील ने ये कहते हुए जैसे अशमाल का बाजू पकड़ा। अशमाल ने गुस्से से गर्दन मोड़कर शर्जील की तरफ देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? छोड़ो मेरे बाजू को। अशमाल ने शर्जील की गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शर्जील की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि अशमाल अपना बाजू न छुड़ा सकी। शर्जील भाई ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े इसे, मरहा ने ये देखते हुए कहा। छोड़ ही नहीं सकता, तुम जितना मुझसे दूर भागोगे मैं इतना ही तुम्हारे पीछे आऊँगा। ये कहते हुए शर्जील ने अशमाल को अपनी तरफ खिंचाया, जिस पर अशमाल ने गुस्से से शर्जील के मुँह पर उल्टे हाथ का थप्पड़ दे मारा। अशमाल के थप्पड़ पड़ने पर शर्जील ने गुस्से से अशमाल की तरफ देखा। इतने में राफ़े वहाँ से भागता हुआ मेहमानों की तरफ चला गया। तुमने थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आ रहा हूँ मैं इस्लामाबाद, मुझसे बच कर रहना अब। और शर्जील ने बात करते हुए अपने हाथ की किरच अशमाल के बाजू पे मजबूत की। अशमाल के बाजू में पहनी चूड़ियाँ कुछ टूटकर ज़मीन पे गिर गई, कुछ इसके बाजू को ज़ख्मी कर दिया। राफ़े जो भागता हुआ मेहमानों की तरफ गया था, वो सीधा हसन की तरफ गया, जो शर्जील के छोटे भाई शहराम के साथ खड़ा बातें कर रहा था। हसन भाई चलें मेरे साथ। राफ़े ने घबराहट के साथ फूलते हुए साँस के साथ कहा। राफ़े क्या हुआ? हसन ने राफ़े के चेहरे पे हाथ रखते हुए प्यार से कहा। हसन भाई वो शर्जील भाई अशमाल आपी को तंग कर रहे हैं। राफ़े ने जैसे ही कहा, हसन ने राफ़े की तरफ देखा जो लॉन की तरफ इशारा कर रहा था। हसन ने राफ़े को वहीं छोड़कर तेज़ कदमों के साथ लॉन की तरफ बढ़ा, जिसके पीछे शहराम भी गया था। शर्जील भाई छोड़े शमाल को। मरा आगे बढ़कर शर्जील के हाथ से अशमाल का बाजू छुड़ाने की कोशिश करती, जो अशमाल को खूंखार नज़रों से देख रहा था। शर्जील हसन ने लॉन में आते गुस्से से शर्जील को आवाज़ दी, जिसके हाथ में अशमाल का बाजू था, जिसको देखा हसन गुस्से से आगे को बढ़ा। हसन को इतने गुस्से में देखते शर्जील ने अशमाल का हाथ छोड़ दिया। मरहा अशमाल को लेकर फ़ौरन पीछे हट गई। तुम्हारी जुर्रत कैसी हो गई घर की इज़्ज़त को हाथ लगाने की? हसन ने ये कहते हुए आगे बढ़कर शर्जील का गिरबान पकड़ा। तुम घर की इज़्ज़त के साथ एक ही घर में रहो तो वो ठीक है, और मैंने इसका हाथ पकड़ लिया वो गलत है। वाह! शर्जील की कहने की देर थी कि हसन ने एक ज़ोर का मुक्का शर्जील के मुँह पे दे मारा। शहराम ने आगे बढ़कर दोनों को हाथापाई से बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों एक-दूसरे के मारने डालने पर तुले हुए थे। रुक जाओ तुम दोनों, शमसुद्दीन की आवाज़ ने दोनों को रोका और साथ ही मरहा और इस्माइल को अंदर जाने का मशवरा दिया, इशारा किया। ये सब क्या है? तुम दोनों को ये तरबियत दी थी कि पूरे ख़ानदान के सामने ऐसे जानवरों की तरह लड़ो, एक-दूसरे का गिरबान पकड़ो। शमसुद्दीन ने आगे बढ़कर दोनों में फ़ासला किया। शमसुद्दीन के पीछे राना शमसुद्दीन और शर्जील के वालिद सैफुद्दीन भी आ गया था। सैफ अंकल अपने बेटे को ही समझा दें कि औरत की इज़्ज़त कैसे की जाती है, नहीं तो मैं ये लिहाज़ भूल जाऊँगा। शर्जील आपका बेटा है। हसन ने जब शर्जील के वालिद को देखा तो कहा। सैफुद्दीन को वो मामला समझ आ गया था जब इसने महरा और अशमाल को लॉन से बाहर आते हुए देखा था। अशमाल की आंखों में नमी थी और महरा का चेहरा परेशानी से पीला पड़ गया था। शर्जील चलो अंदर। शम्स भाई आप भी अपने बेटे को ले जाए, बात मेहमानों तक ना चली जाए। इनको तो कोई ख्याल नहीं है, ये नहीं देखते घर में शादी है। सैफुद्दीन ने गुस्से से शर्जील की तरफ देखा जो वहीं खड़ा था। शहराम अंदर ले जाओ अपने भाई को। सैफुद्दीन के कहने पर शहराम ने शर्जील का हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर की तरफ ले गया। शर्जील जाते हुए गुस्से से हसन की तरफ देख रहा था। शम्स भाई मैं माजरत चाहता हूँ, शर्जील को मैं समझा दूंगा, शादी का दिन है तो ये बात यहीं ख़त्म कर दें। सैफुद्दीन ने शर्मिंदगी से कहा। सैफ तुम अपने बेटे को समझा दो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इसलिए नहीं बोला कि मेरी जगह मेरे बेटे ने वो सब कह दिया। अगर दोबारा ऐसी कोई बात हुई तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। इससे बढ़कर कोई कुछ नहीं होता। राना शमसुद्दीन ने कहा और हसन की तरफ इशारा करते हुए अपने साथ आने का कहा। हसन ने अपनी शर्ट ठीक की और शमसुद्दीन के साथ लॉन से बाहर आ गया। शर्जील तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? घर के अंदर आते फरीदा बेगम ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, जिसके मुंह पर हसन का मुक्का पड़ने से खून निकल रहा था। कुछ नहीं, शर्जील गुस्से से कहते हुए कमरे की तरफ चला गया। शर्जील के जाते ही शहराम ने अपनी माँ को सब बता दिया। कितनी बार कहा इसे कि थोड़ा सब्र कर ले, लेकिन बाज ही नहीं आता। अब बना बनाया प्लान खराब कर देगा। शहराम से सब सुनकर अब फरीदा बेगम को परेशानी हो रही थी, जो वो मरहा और इस्माइल के बारे में सोच रही थी। अब शर्जील की इस हरकत पे फरीदा बेगम को अशमाल और मरहा को अपनी बहू बनाना ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। कितनी मनुशादी है, पहले दिन ही ये सब हो गया। मरहा अशमाल के बाजू पे दवाई लगाते हुए कह रही थी, जहाँ चूड़ियाँ लगने से सुर्ख लाइन्स पड़ गई थी, जिसमें खून की कुछ बूंदें निकल रही थी। मैं तो पहले ही कह रही थी, लेकिन कोई माना ही नहीं। अशमाल ने संजीदगी से कहा, वो कुछ देर पहले होने वाले वाक़ये से डर गई थी। आज से पहले कभी किसी शादी में ऐसा नहीं हुआ था। द दर्द ज़्यादा तो नहीं हो रही ना? मरहम ने दुःख भरे तासुरात लिया। शमाल को कहा, इसे शमाल की तकलीफ़ तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी। पहले यूनिवर्सिटी में हाथ पैर कट गया था, अब यहाँ मर म मरहा मरहा तुम प्लीज़ रोना मत, नहीं हो रहा मुझे दर्द। अशमाल ने मरहा की हालत देखते हुए थोड़ी मुस्कुरा कर कहा, अशमाल तुम भी ना चलो, मैंने दवाई लगा दी, अब हम बाहर नहीं जाएँगे जब तक मेहमान नहीं चले जाते। मरहा ये कहते हुए बेड की दूसरी साइड पर आकर बैठ गई।
अशमाल बेड पर लेट गई थी। एक तो सफ़र की थकन थी, दूसरा ये अभी जो हुआ था इसने अशमाल को दिमागी तौर पर थका दिया था। अशमाल को लेटे अभी कुछ ही देर हुई थी कि महरा ने अशमाल की तरफ देखा जो वो सो चुकी थी। महरा बेड से उठकर खिड़की की तरफ आई, खिड़की से पर्दा पीछे करते महरा ने बाहर गार्डन में देखा जहाँ आम मेहमान जा रहे थे। महरा ने ये देखते हुए खिड़की पर दोबारा पर्दा गिराते हुए अलमारी की तरफ बढ़ी। अलमारी से कपड़े निकाल कर वो मेहंदी वाले कपड़े तब्दील करके ने वॉशरूम में चली गई। मुँह हाथ धोकर बालों को कैंची लगाए, सुरमई कलर की शर्ट और ट्राउज़र पहने महरा आकर मैं दोबारा बेड पे बैठ गई। इसने दोबारा अशमाल की तरफ देखा जो गहरी नींद सो रही थी। इसने कपड़े भी तब्दील नहीं किए थे। महरा ने बेड की बैक से टेक लगा और आँखें मूंद कर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की, लेकिन वो सो नहीं पा रही थी। कुछ देर नींद से लड़ने के बाद महरा ने आँखें खोली और घड़ी की तरफ देखा, रात के 11 बज गए थे। महरा बेड से उठते ही दोबारा खिड़की की तरफ गई और पर्दा हटाते इसने गार्डन में देखा जो अब खाली था। सब मेहमान जा चुके थे। गार्डन की कुछ लाइट्स ऑन थी और साथ में सड़क की एक लाइट ऑन थी, जिस लाइट के नीचे एक बेंच बना हुआ था। जैसे जैसे रात की स्याही बढ़ रही थी वैसे ही कश्मीर का मौसम सर्द हो रहा था। महरा वापस अलमारी की तरफ बढ़ी और अलमारी से बड़ी चादर निकाल कर इसे अपने कंधों पर डाली और एक नज़र आसमान पर डालते हुए कमरे से बाहर आ गई। गार्डन से बाहर होते हुए महरा बाहर बड़े बेंच पर जाकर बैठ गई। ठंडी हवा चलते हुए महरा के बालों और उसके चेहरे को छू रही थी जो महरा को तमनानियत दे रही थी। महरा ने गहरा सांस लेते हुए अपने दाएं और बाएं जानिब देखा। गली सुनसान थी। बाएं जानिब देखते हुए महरा ने जैसे शायद दाएं जानिब अपना चेहरा किया, इसके पास शहराम खड़ा था। शहराम को देखते महरा ने नागवारी में अपनी आंखें बंद की। मैं यहाँ थोड़ा सुकून लेने आई थी और ये दोनों भाइयों को सुकून ही नहीं, यहाँ भी आ गया। महरा ने दिल में सोचा, जाने के लिए उठी। मैंने आपसे बात करनी है। शहराम जी अपने भाई की हरकत की वजह से शर्मिंदा था। इसने तभी महरा का चेहरा देख लिया था जो परेशानी में आंखों में नमी लिए खड़ी थी। शहराम इसलिए लम्हे इंतजार कर रहा था कि महरा अकेली है तो वो इस बात से बात करेगा और अपने भाई की इस हरकत में माजरत भी करेगा। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मरहा ये कहती हुई अंदर की तरफ जाने वाली थी कि शहरा मेरा मरहा के रास्ते में आ गया। देखिए, मैं आपसे अपने भाई की तरफ से माजरत करने आया हूँ। शहराम ने फ़ौरन मरहा को अपने आने की वजह बताई। मुझे आपकी कोई मदद नहीं सुननी, मेरा रास्ता छोड़े, मरहा ने कहा और आगे को बढ़ी। लेकिन शहराम अपनी जगह से नहीं हटा। आप मेरे भाई की वजह से मुझसे क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? शहराम ने धीमी आवाज़ में कहा। क्योंकि जैसा आपका भाई है वैसे आप भी वैसे ही हैं। आप मेरा रास्ता छोड़े, मरहा ने दोबारा कहा, लेकिन शहराम इससे मिस नहीं हुआ। जब वो कह रही है कि तुमसे बात नहीं करनी, तो क्यों उस बेचारी का रास्ता रोकर खड़े हो? ज़ियाज अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले, खोली शर्ट और शूज़ की जगह चप्पल पहने चलता हुआ मरहा और शहराम के दरमियान में आकर खड़ा हो गया। ज़ियाज को देखते ही मरहा को एकदम घबरा गई। इसने साँस अंदर की तरफ खींचते हुए फ़ौरन 2 कदम पीछे हो गई। इसको अपनी आँखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि ज़ियाज यहाँ कश्मीर में क्या कर रहा था और वो भी इस शादी में। इसे कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मरहा के दिमाग में सवाल बन रहे थे। एक तो तुम्हारे भाई ने इस बेचारी की कज़न के साथ बदतमीज़ी की, ऊपर से रही कसर तुम पूरी कर रहे हो। ज़ियाज की बात सुनकर मरहा की आँखें फटी की फटी रह गईं। इसे कैसे पता कि आज क्या हुआ था? तुम कौन और यूँ हमारे घर के मामले में दाखिल क्यों दे रहे हो? शहराम ने ज़ियाज की बात सुनते ही महरा की तरफ देखा और फिर ज़ियाज की तरफ। देखो मिस्टर, मैं कौन हूँ कौन नहीं, तुम तो अपने छोटे से दिमाग पर ज़ोर मत डालो। और रही बात तुम्हारे घर के मामले की, तो घर के मामलों को घर में हल करते, यूँ बाहर खड़े होकर सबसे छुप कर नहीं हल करते। इतनी रात को तो बाहर गली में कुत्ते घूम रहे होते हैं, इंसान नहीं समझ तो गए होगे तुम। ज़ियाज की बात पर शहराम गुस्से से आगे को बढ़ा। 1 मिनट रुको, ज़ियाद ने शहराम को यूँ अपने करीब आता देखकर अपनी जेब से हाथ निकालते हुए शहराम के सीने पर रखकर उसे वहीं रोका और मरहा की तरफ देखा। तुम अंदर जाओ, मुड़कर पीछे मत देखना। ज़ियाद की आवाज़ में इस वक्त रोबता और गंभीर थी। ज़ियाद की बात सुनते ही मरहा फ़ौरन अंदर की तरफ चली गई। ज़ियाद मरहा को देखता रहा जब तक वो घर का दरवाज़ा बंद करते अंदर न चली गई थी। हाँ, अब बोलो क्या कहना था? क्या कहना चाह रहे थे तुम? गुस्से से आगे बढ़ते हुए वो क्या है ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता इन लड़कियों के सामने हीरो बना दूँ। मैं तुम्हें लगा दूँ, तुम मुझे लगाओ। ये सब थर्ड क्लास लोग करते हैं, मेरा फ़लसफ़ा तो यही है। अब बताओ, मुझे मारना है तो मारो, बात करनी है तो करो, लेकिन ये याद रखना, मैं यूँ 1-2 मुक्के मारने और थप्पड़ वालों में से नहीं हूँ। मेरी कही बात नहीं, ये काफ़ी होती है। अब बोलो जो बोलना है। शाबाश। रियाज़ ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए शहराम का कॉलर ठीक किया और दोबारा अपने पॉकेट में हाथ डाला। शहराम जो गुस्से में था, ज़ियाद की बात सुनकर उसने घर की तरफ देखा और फिर ज़ियाद की तरफ। आज इस ज़ियाद की वजह से जो हुआ था, शहराम नहीं चाहता था कि इतनी रात को कोई और तमाशा लगे। मुझे कुछ नहीं कहना, तुम जो भी हो जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे घर के बाहर नज़र मत आना। शहराम ने ज़ियाद को देखते हुए कहा और जाने के लिए मुड़ा। रुको, ज़ियाद की आवाज़ पे शहराम वहीं रुक गया। मैं यहाँ नज़र नहीं आऊँगा, ओके मान लिया, लेकिन तुम इस लड़की के इर्द-गिर्द भी नज़र आए तो तुम अपने घरवालों को नज़र नहीं आओगे। इसे धमकी मत समझना, ये मेरा प्यार है। ज़ियाद ने शहराम की शर्ट ठीक करते हुए हल्की सी मुस्कुराहट दी, जिस पर शहराम ने अपनी हाथ की मुट्ठी बनाता हुआ गुस्से से अंदर की तरफ चला गया।
कहाँ-कहाँ से इस लड़की को बचाऊँगा मैं, ज़ियाद ने खुद से कहा और फिर अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। ये कहाँ से आ जाता है? मरहा ने जल्दी से कमरे में आते दरवाज़ा बंद किया। इसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। मरहा ने अपने होठों पे ज़बान फेरते हुए टेबल पर रखे जग से पानी का गिलास डालते हुए वो काँपते हाथों के साथ अपने होठों से लगाया। सुबह की रोशनी सूरज की रोशनी कमरे में पड़ते अशमाल की आँख खुली थी। इसने अपनी मूंदी-मूंदी आँखें खोली और अपने इन पर हाथ रखते हुए अपना सर उठाकर थोड़ा सर उठाकर कमरे में देखा, फिर अपने पास लेटी मरा को देखा जो सो रही थी। अशमाल ने करवट लेते हुए साइड टेबल पर रखी घड़ी को देखा जो 10 बजकर 15 मिनट हो गए थे। इतना टाइम हो गया अशमाल नहीं सोचते बेड से उठी थी कि इसका ज़ोर अपने बाजू पे पड़ा जिससे इसे हल्का-सा दर्द महसूस हो रहा था। अशमाल ने फ़ौरन आँखें बंद करते हुए इस दर्द को बर्दाश्त किया, फिर अपने बाजू की तरफ देखा जिससे कल का सारा वाक़या इसकी आँखों के सामने घूम गया। बैठते-बैठते यशमान ने गर्दन मोड़कर दोबारा मरहा को देखा जो अभी भी नहीं उठी थी। यशमान ने साइड टेबल से फ़ोन उठाया और उस पे इंग्लिश सॉन्ग को ओपन करके इसका वॉल्यूम ज़्यादा करते हुए मरहा के कान के पास रखते हुए खुद वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम से शमाल जैसे ही फ्रेश होकर आई तो मरहा हाथ में मोबाइल पकड़े आँखों में नीली कोसे से शमाल को देख रही थी। मरहा के खुले बाल इस चेहरे के इर्द-गिर्द फैले हुए थे। हाय अल्लाह! मरहा तुमने मुझे डरा ही दिया, लगता है तुम पर कोई जिन आ गया है। बाल तो बाँध लो। अशमाल ने हँसते हुए मरहा को कहा और शीशे के सामने जाकर अपने बालों की पोनी की। अशमाल ये क्या बदतमीज़ी, सॉन्ग लगाने की क्या ज़रूरत थी? वैसे ही मुझे उठा देती। ऊपर से पता नहीं ये अंग्रेज़ मुँह टेढ़ा कर कर क्या बोल रहा था। मरहा ने मोबाइल सेट पे रखते हुए कहा, तुमने तो ऐसे उठना नहीं था इसलिए इस टेढ़े मुँह वाले अंग्रेज़ से मदद ली। अशमाल बात करते हुए अपने अब मरहा के पास आकर बेड पे बैठ गई जो अब अपने बालों को बाँध रही थी। मरहा तुम सोई नहीं रात को क्या? तुम्हारी आँखें क्यों इतनी सुर्ख हो रही थी? अशमाल ने झुककर मरहा की तरफ देखा। रात को मरहा कमरे में आकर सो ना सकी थी, इसे बेचैनी रही। वो लड़का ज़ियाद कैसे यहाँ तक पहुँचा और इसे इस शादी में होने वाले मसले का कैसे पता चला? इसी कश्मकश में मरहा ने आधी रात गुज़ार दी थी। नींद किस वक़्त आई, ये मरहा को नहीं पता था। वो अशबाल तुम्हें एक बात बतानी थी, मरहा ने संजीदगी से कहा। ज़ियाद के यहाँ तक आने पर मरहा परेशान हो गई थी। पहले वो ज़ियाद को नॉर्मल ले रही थी, लेकिन रात वाले वाक़ये के बाद इसने सोच लिया कि वो अशमाल को सब बता देगी। हाँ, बोलो क्या हुआ? अशमाल भी मरहा की बात तवज्जो से सुनने के लिए सीधी होकर बैठ गई थी। अशमाल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं बाहर गार्डन के साथ वाले बेंच पे जाकर बैठ गई, तो अभी मरहा बताई थी कि कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ, जिस पे मरहा चुप कर गई। अशमाल ने मरहा की तरफ देखते हुए गर्दन मोड़कर दरवाज़े की तरफ देखा। मैं देखती हूँ, ये कहकर अशमाल अभी दरवाज़े तक नहीं पहुँची थी कि दरवाजे में दोबारा दस्तक हुई। अशमान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो सामने राना शमसुद्दीन और राबिया बेगम खड़े हुए थे। ताऊ जी, अशमान ने शमसुद्दीन को देखते हुए कहा। अशमान के मुँह से अपने बाबा जान का सुनकर मरहा की साँस वहीं रुक गई थी। इसे लगा रात वाले वाक़ये का इसके बाबा जान को पता चल गया है। उठ गई हो तुम दोनों? राबिया बेगम ये कहते हुए अंदर आ गए और राना शमसुद्दीन भी। जी ताई जी, मैं तो उठ गई हूँ, मरहा को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको तो मरहा का पता है ना, उठती ही नहीं है। अशमाल ने मुस्कुराते अपनी ताई को कह रही थी जो कमरे की तरफ अंदर आ रही थी। राबिया बेगम और राना शमसुद्दीन कमरे में रखी चेयर्स पे बैठ गए। इनके चेहरों के तासुरात ऐसे थे जैसे इन दोनों ने मरहा और अशमाल से बात करनी हो। अशमाल और मरहा भी इसी बात का इंतज़ार करते कि राबिया बेगम और राना शमसुद्दीन क्या कहने आए हैं। तुम दोनों अपना सामान पैक कर लो, शाम को हसन के साथ इस्लामाबाद जा रही हो तुम दोनों। राना शमसुद्दीन की बात है। अशमाल और मरहा ने एक-दूसरे के मुँह की तरफ देखा। लेकिन ताऊ जी, शादी तो अभी बाकी है। अशमाल ने हैरत से कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन यहाँ हालात बिगड़ रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों यहाँ रुको। राना शमसुद्दीन ने कहते हुए राना की तरफ देखा जो अब सर झुकाए बैठी थी। आज से पहले कभी इसने अपने बाबा जान की बात को नहीं टाला था, तो आज वो इनके सामने बोलती, इसलिए वो खामोशी सर झुकाए सुन रही थी। अशमाल, तुम्हारी अम्मी और बाबा जान ने भी यही कहा है, वो नीचे मेहमानों के पास है, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि तुम दोनों को बता दें, तुम लोग हसन के साथ चली जाना, हम लोग शादी खत्म होती आ जाएंगे। राबिया बेगम ने अशमाल को समझाते हुए कहा। अपने ताऊ जी और ताई की बात सुनकर अशमाल के लिए तमाम प्लान्स पर पानी फिर गया था। यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकी और यहाँ कश्मीर में भी ना घूम सकी। अशमाल ने उदास होते हुए मुंह नीचे कर लिया। राबिया बेगम ने राना शम्स की तरफ देखा और फिर अशमाल की तरफ देखा। तुम दोनों इतनी क्यों उदास हो गई हो? मैंने हसन को कहा है कि वो तुम दोनों को कहीं घुमाने ले जाए, फिर रात को खाना किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाकर आप लोग इस्लामाबाद के लिए निकल जाना। इसलिए हसन भी रात के साथ नहीं जा रहा। राबिया बेगम की बातों में महाराज जो सर झुकाए बैठी थी तो फ़ौरन सर उठाकर देखा। अशमाल के भी ये सुनते इसके चेहरे से उदासी एकदम गायब हो गई थी। ये देखते राना शमसुद्दीन ने मुस्कुराते हुए दोनों की तरफ देखा और कुर्सी से उठ गया। चलो अब तुम दोनों सामान पैक कर लो, हसन आने वाला होगा। राना शमसुद्दीन ये कहते हुए राबिया बेगम के साथ
कमरे से बाहर आ गया। जैसे-जैसे ये हुई ना बात, चलो इस बोरिंग शादी से जान छूटी। यशपाल ने चेहरे पर मुस्कुराहट दी। जैसे ही मुड़कर मरहा की तरफ देखा तो मरहा बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ जा रही थी। मरहा को यूँ जाता देखा यशपाल का मुस्कुराता हुआ चेहरा भी वहीं बुझ गया था। वो ये भूल गई थी कि मरहा कुछ बताने वाली थी। यशपाल वहीं खड़ी रही और मरहा के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही थी। मरहा जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली यशपाल इसके सामने आ गई। तो क्या कह रही थी तुम? यशपाल ने मरहा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। बाद में यशपाल, अभी हसन भाई आ जाएँगे, सामान पैक नहीं हो तो वो डाँटेंगे। मरहा ये कहते हुए आगे को बढ़ी। कुछ नहीं होता मरहा, मैं कह दूँगी मेरी वजह से देर हुई है। तुम मुझे बताओ क्या कह रही थी? यशपाल मरहा का बाजू पकड़ते हुए उसे बेड पे बिठाया। यशपाल की ज़िद पर मरहा ने पहले दिन से लेकर सड़क की क्रॉस करवाने से लेकर इस दिन एक्सीडेंट वाली बात से लेकर रात के वाक़ये तक सब यशपाल को बता दिया। अच्छा तो ये बात है। अशफ़ान कुछ सोच में पड़ गए। 1 मिनट, वरना मुझे याद है मैंने तुम्हें बताया था ना कि सरफ़ील ने मुझे कहा था कि जिस गाड़ी से हमारी टक्कर हुई थी, वो इनके किसी दोस्त की थी। अशफ़ान की बातों में मरा जो रात की परेशानी थी, इसने कुछ उम्मीद लिया अशफ़ान की तरफ देखा। हाँ, तो तुमने यही कहा था। मरहा को भी अशफ़ान की बात याद आ गई। तो इसका मतलब कि वो दोनों लड़के सरफ़ील के दोस्त हैं, तो फिर सरफ़ील को बताना और इनसे पूछना पड़ेगा। अगर वो लड़का सरफ़ील का दोस्त है तो तुम्हें परेशानी की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता और मेरे मुताबिक इसने अभी तक तुम्हारी मदद ही की है, कुछ कहा नहीं है, तो इसलिए अब परेशान मत हो। इस्लामाबाद जाते इसका हल निकालते हैं। यशपाल ने महरा को सलाह दिया, जिस पर महरा के चेहरे की रौनक जो रात को गायब हो गई थी वापस आ गई थी। इसने आगे बढ़कर यशपाल को गले लगा लिया था। अरे महरा, एक तो तुम इमोशनल हो जाती हो, चलो जल्दी से सामान पैक करो। यशपाल ने महरा को खुद से अलग करते हुए अलमारी की तरफ बढ़ी। थोड़ी देर बाद ये यशमाला और हमारा घर के गेट के बाहर सामान का बैग लिए हसन का इंतज़ार कर रही थी, जो गाड़ी लेने गया था। घर के कुछ फासले पे गाड़ियों की पार्किंग बनाई गई थी, जहाँ हसन की गाड़ी खड़ी थी। हसन गाड़ी ले आया था, उसने गाड़ी खड़ी करते हुए गाड़ी से बाहर आया। चलो तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं सामान रख लूँ। हसन ने ये कहते हुए जैसे ही आगे को गाड़ी बढ़ाई, इसकी नज़र यशमाल के बाजू पे लगी, जहाँ टूटी चूड़ियाँ लगी थी। इसे देखते यशमाल की तरफ देखा। यशमाल ने हसन की नज़र को देखते फ़ौरन अपने बाजू पर दुपट्टा रखते हुए गाड़ी में बैठ गई। हसन वहाँ कुछ लम्हे के लिए रुका, फिर एक गहरा सांस लेकर आगे को बढ़कर सामान गाड़ी की डिक्की में रखा। हसन गाड़ी ड्राइव कर रहा था। गाड़ी में हल्की म्यूजिक में हल्की आवाज़ में म्यूजिक लगा हुआ था। अशमाल और मरा दोनों गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी कश्मीर की खूबसूरती को देख रही थी, जहाँ कहीं ऊंचे पहाड़ और कहीं सब्जा था। दोनों इन सब मनाजिर को देखकर लुत्फानंदाज हो रही थी। हसन भाई वो देखे कश्मीरी शॉल। मरा ने सड़क के किनारे लगी कश्मीरी शॉल की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ पता है कश्मीरी शॉल है। हसन ने मुख्तसर से जवाब दिया और गाड़ी ड्राइव करने में मसरूफ़ हो गया। मरा का कहने का मतलब कि हमने वो शॉल लेनी है और ताऊ जी ने कहा था कि अगर कुछ लेना हो तो हसन भाई को कह देना। अशफाक के कहने पर हसन खामोश रहा। हसन की तरफ से जब कोई जवाब न तो दोनों ने मायूसी से एक दूसरे की तरफ देखा। तो थोड़ी दूर जाकर मैं मार्केट जो स्पेशल कश्मीरी शॉल की थी, जैसे ने जैसे इस मार्केट में गाड़ी रोकी तो अशमाल और मरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चलो आज जो लेना है यहाँ से ले लो। हसन ये कहते हुए गाड़ी से उतर गया। अशमाल 1 महीने की यूनिवर्सिटी के लिए कपड़े ले लेंगे। मरहा ने जो खुश होते हुए कहा, हाँ चलो। अब अशमाल ने अ, जवाब दिया और दोनों खामोशी से गाड़ी से उतर आई। मैं तुम दोनों को देख रहा हूँ, बस यहाँ सामने ही रहना। हसन को मार्केट जाने से खौफ तो होती है, वो ज़्यादा तब होती थी जब साथ कोई लड़की हो। इसलिए हसन ने गाड़ी को वहाँ खड़ा किया जहाँ सामने ज़्यादा शॉप थी। ठीक है हसन भाई। मरहने को अशमाल का हाथ पकड़ा। 1 मिनट रुको, तुम दोनों को कितनी जल्दी? हसन ने कहते हुए वॉलेट से पैसे निकाल कर मरहा की तरफ थी किए। अब शॉप वाले फ्री में चीज़ें नहीं देते जो यूँ मुँह उठाकर जा रही हो। हसन की बातों में मरहा हंस पड़ी। अशमाल भी दोनों अब मुख्तलिफ शॉप में जाकर कपड़ों और शॉल को देख रही थी। आलम और फ़ील दोनों आलम दोनों रात के 4 बजे शेख कश्मीर पहुँच गए थे। होटल में समय स्टे करने के बाद फ़ील आलम को लेकर इस शॉल वाली फैक्ट्री की तरफ ले गया, जहाँ आलम अपने तैयार होने वाले माल को देखना चाहता था। अरे अरब यार, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम चले जाओ, शाम को मैं मिल लूँगा तुम्हारे बिज़नेस पार्टनर से, लेकिन तुम नहीं माने। अब देखो मेरा यहाँ क्या काम है। फ़ील आलम इस तरह फैक्ट्री में घूम फिर कर उकता गया था। फ़ील यहाँ तो ये सब कुछ हो कुछ ही होगा ना। अब मैं यहाँ तुम्हें मरीज़ इकट्ठा करके तो नहीं दे सकता ना यार। थोड़ा इंतज़ार कर ले, बस यहाँ से फारिग होकर मार्केट का चक्कर लगाना है। बीच आने के लिए कुछ और सामान लेकर भी चलते हैं। अरब शॉल का कपड़ा चेक करता हुआ कहा, तुम किसी की सुनते हो? अब मेरी बात सुनोगे? मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। फ़ील आलम ने गहरा साँस लिया और फैक्ट्री से बाहर आ गया। गाड़ी में बैठते ही फ़ील आलम ने अपनी शर्ट के कफ खोले, उसे फ़ोल्ड करते हुए गाड़ी का एसी ऑन किया। कश्मीर में इस मौसम में रातें जितनी ठंडी होती थी, इतनी सुबह के वक़्त सूरज पूरा गर्म होता था। फ़ील आलम गाड़ी में बैठते ही अपने मोबाइल पे लगा हुआ था कि अरब ने आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। शुक्र है तुम आ गए। फ़ील आलम ने अरब की तरफ देखते हुए कहा, जी जनाब आ गया हूँ। मुझे नहीं पता था तुम मुझे इतना मिस करते हो। मिस यू टू यार। अरहम ने मुस्कुराते हुए फ़ील आलम की तरफ देखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। फ़ील आलम ने अरब की बात पर नफ़ी में सर हिलाते हुए दोबारा मोबाइल पर अपनी नज़रें जमा ली। थोड़ी देर बाद फ़ील आलम और अरब मार्केट में मौजूद थे।
चलो आ जाओ जल्दी से शॉपिंग करते हैं बीजान के लिए और निकलते हैं। और हमने कहा और दोनों मार्केट के लिए के अंदर चले गए। फ़ील ये देखो ये कैसा रंग है, ठीक रहेगा बीजान के लिए। और हमने फ़ील आलम को स्किन कलर की शॉल दिखाई, किसी पर मैरून कलर का काम हुआ था। अरम मुझे 3 रंगों के अलावा और रंग पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें जो अच्छा लगे वो ले लो। फ़ील आलम ने अरम को कहकर जैसे ही सामने वाली शॉप पे देखा जहाँ अशमाल खड़ी थी, जो अपने ऊपर मुख्तलिफ शॉल लेकर उसे शीशे में देख रही थी। अशमाल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आँखों में चमक थी। रॉयल ब्लू कलर की शॉल ली जिसकी ऊपर गोल्डन कलर की कढ़ाई हुई थी। इस शॉल को अपने ऊपर ओढ़े अशमाल कभी दाएँ और कभी बाएँ तरफ घूमकर शीशे में खुद को देख रही थी। शॉल का ये रंग अशमाल की सफ़ेद तरफ और उभर रहा था। अशमाल को देखते ही फ़िल आलम की नज़रें वहीं अशमाल पर ठहर गई। इसे भी लगा जैसे वक़्त वहीं रुक गया हो। इसकी आँखों के सामने सिर्फ़ अशमाल थी, जिसके चेहरे की मुस्कुराहट इर्द-गिर्द रंग बिखेर रही थी। वो मुसलसल आँखें झपकाए बगैर अशमाल को देख रहा था। फ़िल आलम को यकीन नहीं होता कि इसकी आँखों के सामने अशमाल खड़ी थी। यार बता भी दो। अरहम की आवाज़ फ़ील आलम के कानों पे तो पड़ रही थी, लेकिन इसकी आँखें अशमाल से हट ही नहीं रही थी। 2 दिन की परेशानी और बेचैनी के बाद फ़ील आलम ने आखिरकार अशमाल को हँसते हुए देख लिया था। अशमाल को यूँ खुश देखकर फ़ील आलम के सारे शक व शुबहात जो पैदा हुए थे, ख़त्म हो गए थे। अशमाल के पास जैसे ही अमरा आकर खड़ी हुई, उसने अशमाल का हाथ पकड़ते हुए शॉप से बाहर ले गई। तब फ़ील आलम भी अपने होश में आया। तब फ़ील आलम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना मुँह नीचे कर लिया। अरहम की अचानक नज़र फ़ील आलम पे पड़ी, जो हल्की मुस्कुराहट दे रहा था। अरहम ने फ़ौरन अपने सामने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये ऐसे क्या इसे क्या होता जा रहा है? अरब ने मुँह में बड़बड़ाते हुए कहा, "अरब मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ।" फ़ील आलम ये कहते हुए इसी शॉप के साथ बढ़ गया जहाँ अशमाल खड़ी थी। "फ़ील यार बात तो सुन।" अरब ने फ़ील आलम को पीछे से आवाज़ दी, लेकिन फ़ील आलम ने नहीं सुनी। "कमाल है ये बंदा भी इसी को पैक करा दे।" अरब ने शॉल को शॉप वाले को देते हुए कहा, "एक्सक्यूज़ मी यहाँ एक मोहतरमा खड़ी थी कुछ देर पहले, उन्होंने जो शॉल ली थी वो मुझे मिल सकती है क्या?" फ़ील आलम ने शॉप वाले को इसी शॉल का कहा जिसको लेकर अशमाल बहुत खुश हो रही थी। जी हाँ, शॉप वाले ने 2-3 शॉल दिखाई, "ये वाली इसे पैक कर दें।" फ़िलहाल ने इसे रॉयल ब्लू और गोल्डन कलर की शॉल की तरफ इशारा करते हुए इसे पैक करवा लिया। रब के आने से पहले फ़िल आलम गाड़ी में आकर बैठ गया था, इसने शॉल को पिछली सीट पे रख दिया था। रब अभी थोड़ी देर बाद आ गया था, इसने शॉपिंग बैग रखने के लिए जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला, वहाँ पहले से रखा शॉपिंग बैग देखा। रब ने फ़िल आलम की तरफ देखा, जो गाड़ी की विंडो पर अपना बाजू रखे साथ सामने की तरफ देख रहा था। अरब ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आके बैठ गया। "हो गई शॉपिंग? अब चलें?" अरब ने फ़ील आलम को कहा। लेकिन अब अपने ख़्यालों में ही गुम था। अरब ने गहरा साँस लिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अशमाल और महरा ने भी शॉपिंग कर ली थी। दोनों के हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए थे और गाड़ी की तरफ आ रही थी। "महरा वो शॉल कितनी प्यारी थी ना?" अशमाल ने इसी शॉल के बारे में सोचते हुए महरा को कहा। "हाँ, थी तो प्यारी, लेकिन हमारे पास पैसे भी तो ख़त्म हो गए थे ना, जो हसन भाई ने दिए थे। चलो जल्दी करो, हसन भाई का चेहरा देखो, इससे पहले इन्हें गुस्सा आ जाए। चलते हैं।" महरा ये कहते हुए जल्दी-जल्दी को कदम उठा दी, दोनों की गाड़ी की तरफ चली गई। हसन गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा बार-बार अपनी घड़ी घड़ी को देख रहा था और इन दोनों को भी जो कभी एक शॉप से निकलती दूसरी शॉप में चली जाती, अब वो इन दोनों को बातें करते हुए आता देख रहा था। "आ गई तुम लोग, हद होती है, पूरा 1 घंटा लगा दिया तुम लोगों ने, इस्लामाबाद में भी कपड़े होते हैं।" हसन ने बोलते गाड़ी का लॉक ओपन किया। हसन के यूँ गुस्सा करने पे मरा और उस्मान दोनों धीमी में हँसी और गाड़ी की डिग्गी में सारे बैग्स रखकर आकर गाड़ी में बैठ गईं। "हसन भाई कॉफ़ी पीनी है?" उस्मान ने अपने पाँव दबाते हुए कहा। "चुप करके बैठ जाओ, अगर कॉफ़ी पीनी है तो जल्दी आ जाती।" हसन ने गाड़ी मार्केट से बाहर निकालते हुए कहा, "प्लीज़ हसन भाई।" हसन के इनकार पर मरा और उस्मान एक साथ बोले। हसन ने गाड़ी के बैक शीशे से अशमाल का चेहरा देखा, जो इल्तिजाई नज़रों से हसन की तरफ देख रही थी। "ठीक है, ले जाता हूँ। पहले बताओ अम्मी और चची जान के लिए कुछ लिया है या अपनी ही शॉपिंग कर ली है?" हसन के नॉर्मल बोलने पर महरा फ़ौरन बोल पड़ी, "जी, जी हसन भाई, सबके लिए शॉपिंग की है।" महरा की बात सुनते हसन ने गाड़ी कॉफ़ी शॉप की तरफ मोड़ ली। "2 ब्लैक कॉफ़ी कर दें।" फ़िल आलम जो काउंटर के पास खड़ा था, इसने कॉफ़ी शॉप वाले को ऑर्डर देते हुए कहा। "जी सर।" काउंटर वाले ने कहा और कंप्यूटर पर ऑर्डर टाइप करने लग गया। अरब पास ही खड़ा था, जो कॉफ़ी शॉप के सामने लगी स्क्रीन पे मेनू देख रहा था। एक्सक्यूज़ मी, हमें 2 आइस कॉफ़ी दो, एक्स्ट्रा क्रीम के साथ। अशमाल के बोलने पर फ़िलहाल ने फ़ौरन लेडीज़ लाइन में देखा। अरबी जो स्क्रीन की तरफ देख रहा था, इसने गर्दन मोड़कर इसी तरफ देखा जहाँ अशमाल और मरा खड़ी थी, जो अपने दाएँ हाथ की उँगली से सामने मेनू में देखते हुए मरा को कुछ बता रही थी। फ़िलहाल ने अशमाल को देखते हुए कुछ सोचा, फिर अपनी नज़र नीचे करते हुए दोबारा सामने काउंटर की तरफ कर ली। ओह! तो एक ब्लैक कॉफ़ी पीने वाला बंदा आइस कॉफ़ी पीने वाली लड़की से इम्प्रेस हो रहा है, वेरी गुड। अरब ने दिल में सोचा, फिर आलम की तरफ देखा। फिर यहाँ की कॉफ़ी
काफ़ी अच्छी तो होती है ना। अरब के कहने पर फ़िलहाल ने मुसीबत में सर हिलाए। दोनों भी यहाँ हैं, क्या अजीब इत्तेफ़ाक है। अरब ने दिल में सोचते फ़िल आलम की तरफ देखा जिसकी नज़र सामने काउंटर की तरफ थी। सर ये आपकी कॉफ़ी। काउंटर के लड़के ने फ़िल आलम को और अरब को कॉफ़ी देते हुए कहा। फ़िल आलम ने कॉफ़ी पकड़ते ही जैसे ही वापस को मुड़ा, उस्मान ने सरसरी सी नज़र अपनी बाईं जानिब डाली, जहाँ फ़िल आलम कॉफ़ी लिए बाहर की तरफ जा रहा था। ये लें आपकी कॉफ़ी और एक ड्रिंक। उस्मान और मरा की भी कॉफ़ी तैयार हो गई थी, वो भी लेकर बाहर गाड़ी की तरफ चली गई थी। हसन कॉल पर अपना राना शमसुद्दीन को बता दें कि अब रात के खाने के बाद इस्लामाबाद के लिए निकल जाएँगे। ये तुम्हारी स्टूडेंट है ना? अरम जो गाड़ी में बैठे कॉफ़ी पी रहा था, इसने फ़ील आलम को कहा। कौन? फ़ील आलम ने कॉफ़ी का घूँट लेते हुए अरम की तरफ देखा। वो सामने अरम ने सामने की तरफ इशारा करते कहा जहाँ अशमाल और मरा दोनों हाथ में कॉफ़ी पकड़े गाड़ी की तरफ आ रही थी। स्टूडेंट है। फ़ील आलम ने मुख्तसर जवाब दिया, मोबाइल ओपन कर लिया। कितना अजीब इत्तेफ़ाक है कि ये भी यहाँ है, क्यों फ़ील? अरहम ने फ़ील आलम के चेहरे को तासुरात देखना चाहता था। कश्मीर हमारा अकेले का थोड़ी, हज़ार लोग आते हैं, ये भी आ गई तो कौन-सी बड़ी बात है। फ़ील आलम ने मोबाइल को देखते कॉफ़ी का घूँट लिया। वो अरहम से इस्माइल के मामले में बात नहीं करना चाहता था। इसके बाद अरहम को बताने के लिए कुछ भी ना था। ठीक कहा। फ़ील आलम के जवाब पे अरहम ने हैरत से अपनी आईब्रोज ऊपर की और इस्माइल की गाड़ी की तरफ देखा। दोनों गाड़ी में बैठ चुकी थी। ये लें हसन भाई आपकी कॉफ़ी। अशमान ने ड्रिंक का गिलास आगे करते हुए चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट लिए कहा, अशमान तुम्हें पता है मैं कॉफ़ी नहीं पीता, रखो अपने पास। हसन ने ये कहते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। अरे हसन भाई ये ड्रिंक है, हमें पता है आप कॉफ़ी नहीं पीते। अशमान ने महरा की तरफ देखते हुए हँस पड़ी। महरा भी हँस रही थी। रोको मैं गाड़ी रिवर्स कर लूँ। हसन ने अशमान को कहा जिसके हाथ में ड्रिंक का गिलास था। वो ये भूल गई थी कि इसने वही हाथ आगे किया हुआ था जिस पर ज़ख्म थे। हसन ने गाड़ी को रिवर्स करते हुए जैसे ही अशमान के हाथ से ड्रिंक का गिलास पकड़ा, इसकी नज़र फिर इसके बाजू पर पड़ी। कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो निशान छोड़ जाते हैं, घर जाकर इस पे कुछ लगा लेना। हसन ने जैसे कहा, अशमान ने फ़ौरन अपना हाथ पीछे किया। हसन अब एक हाथ में ड्रिंक का गिलास पकड़े हुए वन हैंड से गाड़ी ड्राइव करता और गाड़ी में खामोशी छा गई थी। शाम के 7 बज रहे थे। सूरज ढलने के साथ-साथ ठंडी हवाएँ चलना शुरू हो गई थी, जो शाम को मज़ीद सर्द कर रही थी। हसन ने रेस्टोरेंट के बाहर लाकर गाड़ी खड़ी की। मरहा और इस्माइल दोनों गाड़ी से जैसे ही बाहर निकली, सर्द हवा का झोंका इस्माइल के खुले बालों को छूते हुए गुज़रा। कितना अच्छा मौसम हो गया है, इस्माइल ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, चलो अंदर। हसन ने आवाज़ दी, जिस पर इस्माइल और मरहा दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चली गईं। यहाँ बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ड्राइव करके बुरा हाल हो गया है। हसन ने मरहा और इस्माइल को रेस्टोरेंट में बैठने का कहा और खुद वॉशरूम की तरफ चला गया। मरहा यहाँ बैठते मरहा यहाँ बैठते हैं, यहाँ से बाहर का मंजर भी नज़र आएगा। इस्माइल ने मरहा का हाथ पकड़ते हुए विंडो वाली साइड पर ले गई। अब दोनों हाथों बातों के साथ-साथ अपनी सेल्फी लेने में मसरूफ़ थी। कितनी देर में तुम्हारा बिज़नेस पार्टनर आएगा? इसी रेस्टोरेंट में फ़िल आलम और अरहम बैठे हुए थे। आ जाएगा, 8 बजे का कहा था, अभी वक़्त है। अरहम आते-जाते लोगों को देख रहा था। अरहम तुम ठीक तो हो? तुम्हारे पार्टनर ने 8 बजे आना और तुम मुझे यहाँ 7 बजे ले आए हो। आइंदा मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊँगा। फ़िल आलम ने अरहम की तरफ देखा, जो फ़िल आलम की बात को सनी-अनसनी कर रहा था। ज़िंदगी में थोड़ा एन्जॉय भी कर लेते, 24 घंटे मेडिसिन में घुसे होते हो। लो चाय भी आ गई, ये पियो, इतनी देर में वो भी आ जाएगा। वेटर ने चाय लाकर फ़िल आलम की टेबल पर रखी। रेस्टोरेंट में रश बढ़ता जा रहा था। अरब की बात है, फ़िल आलम ने आँखें सिकुड़ते हुए उसे देखा। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं बाहर ताज़ा हवा में जा रहा हूँ, तुम इतनी जल्दी जो देखने आए हो वो देखो। फ़िल आलम ये कहते हुए कुर्सी से उठ गया। अरब ने प्यार से फ़िल आलम को स्माइल दी और चाय का घूँट लिया। फ़िल आलम हाथ में चाय का कप पकड़े रेस्टोरेंट से बाहर आ गया था। तुम लोगों ने कर दिया ऑर्डर? हसन ने आते ही महरा और इस्माइल को देखा, जो मेनू पर नज़र जमाए बैठी थी। नहीं अभी नहीं किया, आप ही देख लें। इस्माइल ने मेनू हसन की तरफ करते हुए कहा। इस्माइल ने हसन को मेनू देते हुए जैसे बाहर की तरफ देखा, इसकी नज़र बाहर खड़े फ़िल आलम पर पड़ी। इससे पहले ये अपनी आँखों पे यकीन न आया। इस्माइल ने अपनी आँखों को बंद करते हुए दोबारा खोल कर देखा तो सामने फ़िल आलम ही था, जिसकी पूँछ आसमान की तरफ थी। शाम की चलती सर्द हवा में चाय का कप पकड़े फ़िलहाल रेस्टोरेंट से बाहर खड़ा ऊँची और दिलकश पहाड़ के मनाज़िर को देख रहा था। ब्लैक कलर का थ्री पीस सूट पहने, एक हाथ में चाय का कप पकड़े और दूसरा हाथ पैंट के पॉकेट में डाले, रेस्टोरेंट में लोगों की रश से बाहर था। फ़िल आलम की पूँछ आसमान की तरफ थी। इसके बावजूद आसमान ने फ़िल आलम को पहचान लिया था। वो पाँव के चलने की आवाज़ सुनकर बता सकती थी कि ये फ़िल आलम आ रहा है। फिल आलम को देखते ही अशमाल के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, जिसको मरहा ने नोट किया था। इससे पहले हसन देखता मरहा ने अशमाल को कोनी मारते हुए अलर्ट किया। मरहा सर फ़िल यहाँ आए हुए हैं, देखो तो सही। अशमाल ने सरगोशी में मरहा को कहा, हाँ मुझे पता, देख लिया मैंने। मरहा ने जवाब दिया, ये क्या कर रही हो तुम दोनों आपस में? मरहा और अशमाल की आपस की सरगोशी ने हसन को इनकी तरफ मुतवज्जह किया, जो रेस्टोरेंट के मेन्यू पर नज़र जमाए बैठा था। वो कुछ नहीं हसन भाई, मरहा ने फ़ौरन बात को कवर किया।
मैंने वॉशरूम जाना है, इससे पहले फ़िल आलम वहाँ से चला जाता। अशमाल ये कहकर कुर्सी से उठ गई। अशमाल की बात पर हसन ने सरसरी नज़र अशमाल पर डालते हुए मुँह नीचे कर लिया। अशमाल वहाँ से चली गई थी, लेकिन भरा की जान पर बन गई थी। वो कभी हसन की तरफ देखती तो कभी अशमाल की तरफ, जो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए फ़िल आलम के पास जा रही थी। बाहर आते ही अशमाल ने दबे कदमों के साथ आकर फ़िल आलम के पास खड़ी हो गई थी। रेड कलर की शर्ट और ट्राउज़र पहने हवा से उड़ते अपने बालों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। "आप यहाँ अक्सर आते हैं क्या?" अशमाल ने सलाम किए बगैर बात शुरू कर दी थी। अशमाल की आवाज़ सुनते ही फ़िल आलम जो अपने ही ख़्यालों में गुम था। इसने अपने दाएँ जानिब खड़ी अशमाल को देखा, जो एक हाथ से अपने बालों को पकड़े चेहरे पे मुस्कुराहट लिए फ़िल आलम की तरफ देख रही थी। आज पहली बार फ़िल आलम ने इसे अकेले में इतने करीब से देखा था। वो डूबते सूरज की तरह एक अलग सुजाई जो शहर में नज़र आ रही थी, जिसकी मुस्कुराहट खिलती हुई कली की तरह लग रही थी। कोई भी इस मुस्कुराहट के फ़रेब में आ सकता था। फ़हील आलम की नज़रें अशमाल पर ही थी। वो एक हसन के पेकर को आज खुद अपनी आँखों से जी भर के देखने का ख्वाहिशमंद था, जिसने इसके दिल के बंद दरवाज़े पे दस्तक दी थी। वो काफ़ी देर तक अशमाल की तरफ देखता रहा, जैसे वो इस लम्हे को अपने अंदर समाना चाह रहा हो। अशमाल ने मुस्कुराते फ़िल आलम के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। फ़िल आलम की नज़र अशमाल के चेहरे से होते हुए इसके बालों की तरफ गई। अशमाल को देखते फ़िल आलम ने अपने 2 कदम आगे बढ़ाए और अपना हाथ पॉकेट से निकालकर अशमाल के चेहरे की तरफ लेकर गया। फ़िल आलम के यूँ करीब आने पर अशमाल ने घबराहट से अपना साँस अंदर को खींचा। ऐसे यूँ लगा जैसे फ़िल आलम के अलावा इसके इर्द-गिर्द और कोई मौजूद नहीं। आते-जाते लोगों से बेखबर वो फ़िलहाल की तरफ से बढ़ता हुआ मोहब्बत के पहले कदम को अपनी यादों में कैद करना चाहती थी। फ़िल आलम ने अपना हाथ जैसे अशमाल के चेहरे के मज़ीद पास लेकर गया। अशमाल के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इसके उड़ते बाल अब फ़िल आलम के बाजू को छू रहे थे। अशमाल ने एक नज़र फ़िल आलम के हाथ को देखा, फिर फ़िल आलम की आँखों में जो जो रात की खामोशी की तरह खामोश और गहरी थी। आपका इयररिंग्स शायद आप इसे बंद करना भूल गई थी। नीचे गिरते हुए अशमाल के इयररिंग को फ़िल आलम ने अपने हाथों में ले लिया था। फ़िलहाल की आवाज़ पे अशमाल इस शहर से वापस आई थी जिसमें वो डूबती जा रही थी। जी, वो फ़िलहाल की बात सुनकर अशमाल ने फ़ौरन अपने कान पर हाथ रखा। वो शायद बंद करना भूल गई हूँ या खुल गया होगा। अशमाल ने अपने बढ़ते हुए साँस को कंट्रोल करते हुए गहरा साँस के साथ कहा। इससे पहले कि फ़िलहाल कुछ कहता महाराज इसकी ज़बान जान पर बनी थी। हसन 2 बार पूछ चुका था। वो अशमाल के पीछे आ गई। अशमाल महरा की आवाज़ पर फ़िल आलम ने जिस हाथ में अशमाल का इयररिंग्स पकड़ा था, इसे अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था और दोबारा वही हाथ को अपनी पॉकेट में डाल लिया। मरहा की आवाज़ पे अशमाल ने गर्दन मोड़कर मरहा की तरफ देखा। अस्सलाम वालेकुम सर फ़ील। मरहा ने आते ही फ़ील आलम को सलाम किया, जिस पे फ़ील आलम ने मस्बत में सर हिलाते हुए जवाब दिया। अशमाल हसन भाई बार-बार पूछ रहे हैं। मरहा ने धीमी आवाज़ में लफ्ज़ों पे ज़ोर देते अशमाल का हाथ पकड़ते हुए कहा, अच्छा। अशमाल ने भी धीमी आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी सर, हमें जाना होगा। मरहा ने हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, ओके श्योर। फ़िल आलम ने अंदर की तरफ हाथ का इशारा करते हुए कहा। अशमाल फ़िल आलम की तरफ देख रही थी, जो वो अब अशमाल की तरफ नहीं देख रहा था। मरहा अशमाल का हाथ पकड़े जैसे ही वो मुड़ा, फ़िल आलम बोला, 1 मिनट रुको तुम दोनों। फ़िल आलम की आवाज़ पे दोनों के कदम वहीं रुक गए। दोनों ने मुड़कर फ़िल आलम की तरफ देखा। जी सर, मरहा ने कहा, तुम दोनों इतनी लापरवाह, मुझे अंदाज़ा नहीं था। अशमाल के बारे में तो ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन आप तो मुझे समझदार लगती हैं। यूनिवर्सिटी में बगैर बताए आप ऑफ करके यहाँ पिकनिक मना रही हैं। ये मेरे यूनिवर्सिटी के रूल्स नहीं हैं। फ़ील का आलम का अचानक रवैया तब्दील करके देखकर अशमाल चौंक गई। अभी कुछ देर पहले तो वो उसके बहुत करीब था। सर वो हमने बताया था। मरहा ने कन्फ्यूज़ होते हुए कहा, अच्छा बताया था किसको? फ़ील आलम का लहज़ा अब सख्त था। इससे पहले मरहा जवाब देते अशमाल बोल पड़ी, आपको हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ करने पर गुस्सा है या यहाँ पिकनिक मनाने पर? हम भी इंसान हैं, छुट्टी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी किसी भी जगह पर अपनी यूनिवर्सिटी खोल लें, या हम हमारे टीचर नहीं हैं। अशमाल फ़िल आलम के यूँ बदलते रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपनी आदत से मजबूर होकर बोल पड़ी। जब आपको किसी रूल्स को फ़ॉलो नहीं करेंगी, तो मैं क्यों इस बात को देखूँ कि यूनिवर्सिटी का टाइम है कि नहीं? फ़िल आलम ने भी आगे से बराबर जवाब दिया। आप अशमाल ने गुस्से से अपने दाँतों को पीसा। अशमाल रुक जा। रुमाना ने अशमाल को मज़ीद बोलने से रोका और फ़िल आलम और अशमाल की तरफ देखा और एक-दूसरे की आँखों में गुस्से लिए देख रहे थे। आलिया शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। इसे अपने वजूद से नफ़रत हो रही थी। खुद को शीशे में देखते इसने अपने पेट पर हाथ रखा, जिसमें एक नन्ही जान पल रही थी। आलिया के दूसरे हाथ में ज़हरीली गोलियाँ थी। इसने पहले अपने पेट की तरफ देखा, फिर इन हाथ में पकड़ी गोलियों की तरफ देखा। मैं कभी तुम्हारी माँ नहीं बन सकती, तुम मेरे रास्ते की रुकावट हो। अगर आज मैंने तुम्हें ख़त्म नहीं किया, तो सारी ज़िंदगी सुकून का साँस नहीं ले सकूँगी। ये सब करने से चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं आने दूँगी। आर्य ने शीशे के सामने खड़े हुए हाथ में पकड़ी जहरीली गोलियों को मुँह में डालते हुए पानी का गिलास अपने होठों से लगाया। कुछ ही देर में तालिया को चक्कर आना शुरू हो गए थे। इसने ड्रेसिंग टेबल का सहारा लेते हुए ज़मीन पर बैठी थी कि साथ ही इसे खून की वॉमिट आ गई।
अम्मा जो हर वक़्त आलिया के साथ रहता था, वो डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन लेने गया था। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए आलिया जो काफ़ी दिनों से अम्मा तो इस बच्चे से छुटकारा पाने का सोच रही थी, आज इसने वो कर दिया था। आलिया को एक के बाद दूसरे खून की वॉमिट आ रही थी, इतने में अम्माद घर आ गया था। इसके हाथ में कुछ फ्रूट थे, साथ बच्चे के कपड़े और मेडिसिन भी थे। अम्माद ने जैसे दरवाज़ा खोला, इसके सामने ज़मीन पर आलिया खून से लथपथ पड़ी थी। आलिया को वो देखा है अम्माद के हाथ से सामान वहीं गिर गया। आलिया अली ये क्या हुआ कोई है एम्बुलेंस को बुलाओ जो अम्मा चीज़ नहीं कर सबको आवाज़ दे रहा था। इसकी गोद में आलिया का सर था और आँखों में नमी थी। आलिया को फ़ौरन ओटी में लेकर गए थे। हमाद अपने घरवालों के साथ ओटी के बाहर चक्कर लगा रहा था और एक लम्हा के लिए हमाद ने आलिया से अपनी नज़र हटाई नहीं थी और ये क्या से क्या हो गया था। 3 घंटे की मुसलसल अज़ियत को बर्दाश्त करते हुए हमाद ने ओटी की तरफ देखा जिसका दरवाज़ा खोलते ही डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर को बाहर आता देखा हमाद फ़ौरन इसके पास आया। मेरी मिसेज़ ठीक तो है ना? हमाद के लिए आलिया सबसे अहम थी। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि आप इन्हें वक़्त से अस्पताल ले आए और जो ज़हर इनके अंदर गया था वो वोमिट से काफ़ी हद तक बाहर निकल गया था। बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये एक मौजज़ा ही था, नहीं तो ऐसे कैसे बच्चा मर जाता है। आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपकी मिसेज़ और आपके बच्चे को बचा लिया है। डॉक्टर ने हम्माद के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हौसला देते हुए कहा और चला गया। डॉक्टर के बताने पर हम्माद ने गहरा साँस लिया और आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। आलिया अंदर बेहोश थी, इस बात से बेखबर कि वो अपने मकसद में एक बार फिर नाकाम हो गई थी। मरहा और अशमाल के अंदर जाने के बाद फ़िलहाल ने अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए अशमाल के इयररिंग्स निकाल कर देखा, जिस पर सफ़ेद मोती चमकता है, ऐसे जैसे अशमाल की आंखों में फ़िलहाल की नई चमक देखी थी। फ़िलहाल ये अब यही सोच रहा था कि इसके मोबाइल पर अरहम की कॉल आ गई। फ़िलहाल ने अरहम को को कट करते हुए अशमाल का इयररिंग्स दोबारा पॉकेट में रखा और रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। ज़ियाश ने आते ही अरहम की टेबल तो तब्दील करवा ली थी, जहाँ 12 लोग बैठे थे। इसके सामने वाली टेबल पर ज़ियाश अरहम को लेकर बैठ गया था। तुमने टेबल क्यों तब्दील करवाई? अरब ने ज़ियाज की तरफ देखते हुए कहा, जो मरहा की तरफ देख रहा था। अरब की पुश्त मरहा लोगों की टेबल की तरफ थी। वहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ज़ियाज ने मरहा से नज़र हटाते हुए अरहम की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा मुझे कभी भी टेबल सेटिंग से इश्यू नहीं हुआ। अरब ने ज़ियाज को ये कहते हुए अंदर आते फ़िल आलम को हाथ से इशारा किया। टेबल तब्दील होने की वजह से फ़िल आलम अरब को रेस्टोरेंट में ढूँढ रहा था। लो आ गया मेरा दोस्त। फ़िल आलम ने अरब का इशारा मिलते ही इसी तरफ चला गया। फ़ील आलम के आते ही ज़ियाश अपनी कुर्सी से उठ गया था। फ़ील ये मेरा न्यू पार्टनर है ज़ियाश शाह और ज़ियाश ये मेरा दोस्त फ़ील आलम और डॉक्टर फ़ील आलम। अरहम ने दोनों का तारुफ़ करवाया। फ़ील आलम जैसे ज़ियाश की तरफ देखते हुए आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया। इसने ज़ियाश का नाम सुनते ही कुछ दिमाग में घूम सा गया। ज़ियाश शाह ये ही नाम है ना आपका? मुझे मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है? फ़ील आलम ये कहते हुए कुर्सी पर बैठ गया। मुझे मुझे कहाँ देख सकते हैं आप? हमारी मुलाकात तो आज पहली बार हुई है। फ़िल आलम की बात सुनकर ज़ियास जो एकदम घबरा गया था। इसने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, हाँ ठीक है, लेकिन कुछ चेहरे और नाम ज़हन में नक्श कर जाएँ तो वो कभी नहीं भूलते, चाहे हमारी मुलाकात हो या आखिरी मुलाकात। फ़िल आलम की बात पर ज़ियास जो पहले घबराहट का शिकार हो रहा था, इसने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए फ़िल आलम की तरफ देखा, तो क्या फिर मैं आया आया आपको याद? ज़ियास का लहज़ा अब सख्त था। अरब दोनों को देख रहा था। ये डिनर एक बिज़नेस डिनर था और अब कोई और रंग इख्तियार कर रहा था। इससे पहले फ़िलहाल हम कुछ कहता, अरहम बोल पड़ा, "ये क्या तुम दोनों ने बातें शुरू कर दी? यार हम एक बिज़नेस डिनर पर आए हैं और तुम दोनों चेहरे और नामों के फ़लसफ़े में पड़ गए हो।" अरहम की बात सुनकर फ़िलहाल ने ज़ियाद को देखा जिसके चेहरे पे परेशानी साफ़ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका लहज़ा एतमाद था। "ऐसी कोई बात नहीं, बस तारुफ़ हो रहा था।" "क्यों ज़ियाद साहब?" फ़िलहाल ने बड़े नॉर्मल लहज़े में कहा। ठीक कहा आपने, मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानना।" ज़ियाद ने भी बात को ख़त्म करने के अंदाज़ में कहा, "मेरे ख़्याल है हमें अब खाने का ऑर्डर देना चाहिए।" अरब ने ये कहते हुए वेटर को बुलाया। इतने में अशमान मरहा और हसन खाना खाकर वहाँ से चले गए थे। ज़ियाद को अपनी बातों में ये पता ना चला। इसने जब सामने की टेबल देखी तो वो खाली थी। 2 दिन से ज़ियाद ने जो प्लान बनाया था वो फ़िल आलम की वजह से ख़राब हो गया था। अपनी बिज़नेस मीटिंग की मरहा की वजह से कश्मीर में रखना और डिनर के लिए एक ही रेस्टोरेंट में रखना, ये सब ज़ियाद का प्लान था जो इसने अपने ख़ास बंदे की दी हुई इन्फॉर्मेशन पर रखा हुआ था, जो मरहा की निगरानी पर ज़ियाद ने रखा हुआ था। 1 मिनट में एक ज़रूरी कॉल करके आया। ज़ियाद ने महरा की टेबल पर खाली देखते हुए कहा और वहाँ से उठ गया। ज़ियाद के जाते ही अरम ने फ़ील आलम की तरफ देखा। फ़ील ये सब क्या था? तुम ज़ियाद को जानते हो क्या? अरम के जवाब में फ़ील आलम ज़ियाद से नज़रें हटाते हुए अरम की तरफ देखा। नहीं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मुझे इसका नंबर दे दो। फ़ील आलम ने संजीदगी से कहा। अरम फ़ील आलम के जवाब पर सर पकड़ कर बैठ गया। ज़ियाद ने रेस्टोरेंट से बाहर आते ही अपना मोबाइल पर कॉल मिला दी। कुछ बहल जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो गई। वो लोग निकल चुके हैं यहाँ से, जैसे ही इस्लामाबाद पहुँचे मुझे खबर कर देना। ज़ियाद ने ये कहते हुए कॉल बंद की और अंदर की तरफ देखा जहाँ फ़ील आलम और अरम बैठे हुए थे।